हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना। हम जो पिछला वीडियो था उसके अंदर चैप्टर नंबर सेकंड जो ज्योग्राफी की बुक है क्लास 10th के लिए या कक्षा 10 के लिए, उसका सेकंड चैप्टर जो थे हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सिंग। और उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन, फ्लोरा एंड फ्यूना इन इंडिया कितना है, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, उन सब के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन देखी थी। अब जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कोजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। जो वनस्पति है वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर, और जो जीव जंतु हैं उनके अंदर जो गिरावट है, क्षरण जो है, कमी जो है वो क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या है, कारण क्या क्या है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को पूरा देखिए। पूरा जब आप इस वीडियो को देख लें तो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली ये जो है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन यदि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी देखेंगे तो उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हो सकता है नोट्स उनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हों, लेकिन इतना कोई हार्ड है नहीं। एक्सप्लेन करने के बाद में उनको भी ये पूरी तरह से याद भी होगा और वो समझ भी जाएंगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। कोजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना। जो वनस्पति है, जो जीव जंतु हैं, उनके अंदर कमी के कारण क्या क्या है, कोज क्या क्या है। पहला जो पॉइंट है हमारा इसके अंदर, ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू ए रिसोर्स। मानवों ने प्रकृति को एक संसाधन में बदल दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सीधे या फिर इनडायरेक्टली प्रयोग करते हुए या ऑब्टेन करते हुए, फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जंगलों से या वनों से और वन्य जीवन से। सच एज, जैसे कि वुड, लकड़ी, बाक्स, छाल जो ऊपर का लेयर होता है पेड़ का, लीव्स पत्तियों को, रबर, मेडिसिन्स दवाइयाँ, डाइज जो हेयर कलर्स होते हैं रंगने के काम में आती हैं, डाइज, फूड भोजन, फ्यूल ईंधन, फूडर चारा, मैन्योर खाद एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों के लिए मनुष्य क्या करता है, जंगलों को या वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाता है, या उनको जब ओवर यूटिलाइज करता है, आवश्यकता से ज़्यादा यूटिलाइज करता है या यूज करता है। विच डिप्लीटेड आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसने हमारे जंगलों को या वनों को और वन्य जीवन को कम किया है या उसमें कमी लाई है, या फिर वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ओके, द वेरियस फैक्टर्स दैट कोज डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना आर। वो अलग अलग फैक्टर या कारक, फैक्टर्स यानी होते हैं कारक, एक तरह से आप उनको कह सकते हैं कारण। ठीक है, वेरियस यानी होते हैं अनेक। जो अनेक रीजन्स हैं या फैक्टर्स हैं जिनके कारण से डिप्लीशन हो रहा है या क्षरण हो रहा है, नुकसान हो रहा है फ्लोरा एंड फ्यूना को, वनस्पतियों को और जीवों को, वो क्या क्या है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ऐसी परियोजनाएं या ऐसी योजनाएं किसकी, डेवलपमेंट की या विकास की, जो बड़ी मात्रा में या बड़े स्तर पे चलाई जा रही है। और ये आप देख ही रहे हैं, कहीं पे डैम बन रहा है, कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे रेलवे लाइन बन रही है, कहीं पे हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कहीं पे शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, कहीं पे टनल्स बन रही हैं, कहीं पे कैनल बन रही है, नहरें बन रही हैं, सुरंगें बन रही हैं। ये सब जो है वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है और लार्ज स्केल पे चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो हिमालयन रीजन है, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे भी चल रहे हैं, प्लेन्स पे भी चल रहे हैं, डेजर्ट्स में भी, रेगिस्तान में भी चल रहे हैं, प्लेटू एरिया में भी चल रहे हैं, फॉरेस्टेड एरिया में चल रहे हैं। सब जगह जहाँ भी मनुष्य को लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का वर्क हो सकता है, वहीं पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में चलाए जा रहे हैं। उसके पीछे एक सबसे बड़ी जो वजह है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की, कि हर देश जो है वो अपने आप को डेवलप्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, विकसित देशों की कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए वो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब इससे डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है या उसका जो हमें नुकसान हो रहा है वो है हमारा जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, या जिसको आप फ्लोरा एंड फ्यूना कहते हैं, उसको नुकसान हो रहा है इससे। तो ये मेजर रीजन है, मेजर फैक्टर है डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फ्यूना के लिए। ठीक है, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा जो रीजन है, मेजर रीजन जो है वो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। खेती को स्थानांतरित करके जो किया जाता है, ये होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो होता है स्थानांतरित कृषि कहते हैं इसको हिंदी में। बदल बदल कर या ट्रांसफ़र कर करके जो कल्टीवेशन या खेती की जा रही है, वो भी एक मेन वजह है
डिप्लीशन की फ्लोरा एंड फ्यूना या फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि इनको फिर हटाया जा रहा है खेती के लिए। उनकी परमानेंट या पहले से जो जिस जगह पे ये चीज़ें हैं, फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है या फिर फ्लोरा रहते हैं या फिर फ्यूना रहते हैं, उनको वहाँ से हटाकर केवल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। फिर उसके बाद में जो अगला मेजर फैक्टर है वो है माइनिंग, खनन कार्य। खाने जो हैं, माइंस जो हैं वो लार्ज स्केल पे। अब माइनिंग जो है वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, या इतनी ज़्यादा मात्रा में माइंस को क्यों अलॉट किया जा रहा है, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है मिनरल्स के लिए, खनिज लवणों के लिए, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनसे डेवलपमेंट हो सकता है उनको ढूंढने के लिए माइनिंग की जा रही है। माइंस ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर माइनिंग वर्क किया जा रहा है, लेकिन उससे फ्लोरा एंड फ्यूना को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसका साइड इफेक्ट है ये तीसरा मेजर रीजन था। उसके बाद में है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, जो पशुओं को चराने का कार्य है वो, और जो ईंधन के लिए लकड़ी यूज होती है आग जलाने के लिए, या जो रूरल एरियाज़ के अंदर जो फायरवुड जिसे अपन बोलते हैं वो कलेक्ट करने के लिए या वो एकत्रित करने के लिए पेड़ों को या जंगलों को लार्ज स्केल पे काटा जा रहा है, और पशुओं को चराने के लिए भी वहाँ की उस एरिया को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है ओवर पॉपुलेशन। आप जानते हैं ऑलमोस्ट 150 करोड़, लगभग इतनी जनसंख्या जो है वो इंडिया की एट प्रेजेंट होने जा रही है, हो गई होगी, क्योंकि अभी तक 2011 के बाद में कोई सेंसस नहीं हुई है, जनगणना नहीं हुई है। और पिछले दिनों आप जानते हैं कि यूएन ने टॉप पे दिखाया है भारत को पॉपुलेशन के मामले में, 1 नंबर पे। तो ये एक मतलब अनवांटेड रिकॉर्ड बन गया है भारत के लिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भारत में रहती है। तो जो एक अधिक स्पीड से या तेज़ स्पीड से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका भी प्रेशर है रिसोर्सेज पे, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं या उनकी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट या उनको फुलफ़िल करने के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है डिप्रेशन करने में फ्लोरा एंड फ्यूना का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। अब ये तो चलो एक नॉर्मल फैक्टर्स हैं जो हर जगह जो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उसको इम्पेक्ट करते हैं। अब भारत के अंदर क्या क्या वजह है जिसके कारण से भारत की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो डिक्लाइन कर रही है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो उनका आवास है, जहाँ पर वो रहते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना, उनका विनाश, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश। उनको जब हम नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हम डैमेज करेंगे, तो फिर वो रहेंगे कहाँ। तो जो हैबिटेट है या जो उनके घर हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं, वो ही नहीं रहेंगे, तो फिर उनका जो लाइफ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हंटिंग, शिकार। अब शिकार जब करते हैं, अब हालांकि अभी तो उसके ऊपर बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे या इलीगली जो है वो अभी तक ये प्रोसेस जो है वो ऑनगोइंग है कुछ क्षेत्रों में, सेवरल एरियाज। तो ये भी एक मेन वजह है बायोडाइवर्सिटी को इम्पेक्ट करने वाली। उसके बाद में है पोचिंग। पोचिंग एक हंटिंग का ही प्रकार है, आप उसको समझ सकते हैं इस तरह से, लेकिन वो ज़्यादातर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो मांस खाते हैं या पशुओं को मारकर उनको खाने के यूज में लेते हैं, तो उसके लिए जो भी हंट किया जाता है उसको पोचिंग कहते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट करने वाली। उसके बाद में है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग। जब हम उनका रिसोर्सेज का उपयोग जो है वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफ़िल करने से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और वो यूज़ क्या करते हैं, उसको वेस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो आवश्यकता से ज़्यादा जब उसका यूज़ किया जाता है तो हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। जितना मैक्सिमम यूज़ हम कर लेंगे उतना ही फ्यूचर जनरेशन को कम मिलेगा वो रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा एंड फ्यूना जो भी है हमारे लिए, जो नेचर ने हमें दिया। नाउ ए डेज, आजकल ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, क्योंकि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण हुआ है या लिबरलाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रीज ग्रो की हैं, ज़्यादा मात्रा में एस्टाब्लिश होने लगी हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है इज़ अ मेजर फैक्टर फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना एंड डिक्लाइन इन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। तो पर्यावरण प्रदूषण डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। सॉइल पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वो सभी इफ़ेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। फिर है पॉइजनिंग, जहर देकर, मतलब पशुओं को भी या जानवरों को भी, और उसके साथ साथ पेड़ पौधों को भी, कि वहाँ पे हमें उसको हटाना है, चाहे वो वनस्पति हो या फिर जानवर हो, तो जहर देके उनके जीवन को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है भारत की जहाँ तक बात है। फिर उसके बाद में है फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग।
आग जब लगती है तो दोनों को, वहाँ पे रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स हैं उनको भी नुकसान होता है, और जो पेड़ पौधे हैं या घास है वो सभी जो है वो आग से जलकर बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और उनके रिवाइव करने का भी कोई चांस नहीं रहता है, क्योंकि वो पूरी तरह से जब जल जाते हैं तो दोबारा से रिवाइव नहीं कर पाते हैं, दोबारा से वो मतलब हरे भरे नहीं हो पाते हैं, और पशुओं का तो बचना ही मुश्किल होता है, तो वो तो रिवाइव होने का सवाल ही नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो हमने फैक्टर्स देखे हैं डिप्लीशन के या फिर डिक्लाइन के, जो इंडिया बायोडाइवर्सिटी में होते हैं या फिर फ्लोरा एंड फ्यूना में होते हैं, इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्व करने का एक सिंपल सा तरीका है कि जो कारण है, यदि उन कारणों को या उन रीजन्स को या उन फैक्टर्स को जिनके कारण से ऐसा हो रहा है, उनको यदि हम कम कर देंगे या हटा देंगे, तो वो जो स्पीसीज हैं फ्लोरा एंड फ्यूना की, वो ऑटोमेटिकली प्रिजर्व हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्लान, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, किस तरह से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं, लेट्स सी। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। भारत के अंदर जंगल या वन और वन्य जीव को संरक्षित रखने के लिए क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा रही है? कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वाटर, एयर एंड सॉइल। संरक्षण जो है वो प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखता है या बचाता है द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो पारिस्थितिकीय विविधता है। पारिस्थितिकीय विविधता ये होती है कि एक ही पर्यावरण में या एक ही परिस्थिति में या एक ही जगह पे पेड़ पौधे, वन्य जीव या जानवर और मनुष्य अलग अलग प्रकार के जो रहते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, उसको सुरक्षित रखने में संरक्षण योगदान देता है या कंजर्वेशन पार्टिसिपेट करता है। एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, और हमारे जीवन को जो सपोर्ट करने वाला सिस्टम है, जिसके ये 3 मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, वो है वाटर पानी, एयर हवा एंड सॉइल भूमि। इन तीनों को भी हमें प्रिजर्व करना है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन, ये तीनों ही ह्यूमन लाइफ को बैडली इफेक्ट कर रही है, बुरी तरह से प्रभावित कर रही हैं। डिफरेंट डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं, रेस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं, स्टमक रिलेटेड डिजीज जो है वो क्रिएट हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो है वो इफेक्ट हो रही है, बहुत सारे साइड इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो कंजर्वेशन से हम हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचा सकते हैं और साथ ही साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी बचा सकते हैं। लेट्स फॉरवर्ड। The aim of the program was protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to these habitats, their habitats, and restricting trade in wildlife. इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, एम जो है, लक्ष्य जो है, वो है जो बची हुई आबादी है या जो बची हुई पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित रखना, सुरक्षा प्रदान करना ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कुछ निश्चित खतराग्रस्त या संकटग्रस्त जातियां जो हैं, जिनके ऊपर डेंजर ज़्यादा है, उनको हम बचाएं इस प्रोग्राम के जरिए। जो बची हुई जनसंख्या है या पॉपुलेशन है, उन जीवों की या उन प्रजातियों की कैसे बचा सकते हैं? बैनिंग हंटिंग, शिकार पर प्रतिबंध लगा के, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा देकर उनके आवासों को या उनके जहाँ वो रहते हैं उनको हम कानून से प्रोटेक्शन दें, सुरक्षा दें, जैसे कि लीडर्स को या जो बड़े बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, उनको दी जाती है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, और वन्य जीवों का जो व्यापार होता है, चाहे वो उनकी स्किन का हो, चाहे नेल्स का हो, अदर ऑर्गन्स का हो, उसको भी हम बिल्कुल पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट करें, बंद करें, प्रतिबंधित करें। तो इस प्रोग्राम का ये उद्देश्य है, एम है। नेक्स्ट, द सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। केंद्रीय सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी और बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की है। जो हम जो कर रहे हैं, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, ये उसी का पार्ट है कि नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, एक एरिया को संरक्षित या कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे उन वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको सुरक्षित रखा जा रहा है। तो गिविंग लीगल प्रोटेक्शन का ये पार्ट है कि हम सेंचुरीज बना रहे हैं, नेशनल पार्क्स बना रहे हैं। फिर उसके बाद में द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच आर ग्रेवली थ्रेटन्ड। केंद्र सरकार जो है उसने कई परियोजनाएं, सेवरल प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं, घोषित किए हैं, जिससे कि कुछ विशेष जानवरों जो कि बहुत ही गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या जिनके बारे में बहुत गंभीर चेतावनी दी गई है, जिनके अंदर जैसे चीता है इंक्लूड किया गया है, वन हॉर्न राइनोसोर्स हैं, एक सींग वाले जो गेंडे हैं, और अदर्स बहुत सारे ऐसे और जानवर हैं जो बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं, उनकी जो
पॉपुलेशन है बहुत कम हो गई है, लो है, उनको बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और कई प्रोजेक्ट जो हैं वो अनाउंस किए हैं। जैसे कि टाइगर जो है, चीता जो है, इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर वॉज ऑल्सो लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। वो था इन द ईयर ऑफ 1973, 1973 में, टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ टाइगर इन द कंट्री। जो बाघों की संकटग्रस्त जाति है भारत के अंदर या देश में, उसको बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। और बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है ये, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसकी डिस्कशन होती है। तो ये भी हमने हमने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट, अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, 1980 और 1986 का जो वन्य जीव कानून है उसके अनुसार सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, बहुत सारी तितलियां, मोथ्स जिनको पतंगे कहते हैं, बीटल्स, भौरे या भौरा जिन्हें अपन कहते हैं, एंड वन ड्रैगन फ्लाई, और एक ड्रैगन फ्लाई या चिउरा कहते हैं उसको हिंदी में, उनको हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, उनको भी सुरक्षित प्रजाति की लिस्ट या सूची में रखा गया। मतलब जिन तितलियों, पतंगे, भंवरे और चिउरे के स्पीसीज की पॉपुलेशन कम थी, उनको भी उस प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो इनको भी बचाने की कोशिश चल रही है, और वो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं 1980 और 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट में। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जीवों को किस प्रकार से बचाया जाए, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1991 जो थोड़ा सा इम्प्रूव करके बनाया गया था, उसके अंदर हमने फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज। 1991 में हमने जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं उनके अंदर पौधों की भी 6 प्रजातियों को पहली बार ऐड किया, शामिल किया, जिससे कि उनको भी सुरक्षित रखा जाए या बचाया जाए। हम उनकी जो घटती हुई पॉपुलेशन है, कम होती हुई या डिक्लाइन होती हुई जो पॉपुलेशन है, उसको सेव कर पाएँ। तो आज बस यहीं तक। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है वो आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और यदि कोई आपकी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।